लोक विधि या प्रघटना, नहीं, नृजाति विज्ञान। तो तथ्यात्मक रूप से पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, जो आपके प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे और आप उनका डायरेक्ट रट कर जवाब भी दे सकते हैं बिना समझे हुए भी। सेकंड हाफ में हम उनको समझेंगे कि क्या और क्यों कह रहा है। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो प्रश्न बनेगा, न्यायात्मक अग्रिम सूचना, न्यायात्मक अग्रिम सूचना, जजमेंटल डोप्स किसने दिया है? दूसरा, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंटल, और तीसरा, निर्देशात्मकता व निजवाचकता। निजवाचकता या और निर्देशात्मकता, इंडेक्सैलिटी कहते हैं इसको, किसने प्रयोग किया है? हेरोल्ड कार्फिंकल। ठीक है। किसने अध्ययन के डॉक्यूमेंट मेथड का समर्थन किया, प्रलेखीय पद्धति का समर्थन किया, और संग्रहण पद्धति का विरोध किया? संग्रहण यानी कलेक्टिव मेथड का विरोध किया। किसने अध्ययन का डॉक्यूमेंटेशन या प्रलेखन विधि का समर्थन और संग्रहण विधि का विरोध किया है? ठीक है। अगला प्रश्न, एथनोमेथोडोलॉजी का जन्म किस विचारधारा के विरोध में हुआ? तो जवाब होगा प्रकारवाद के विरोध में हुआ। ठीक है। बहुत सामान्य सी चीजें हैं गारफिंकल के बारे में, जो लगभग आप अलग अलग विचारों पर पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति नहीं माना जाता, केवल एक दर्शन या एक विचार माना जाता। ठीक। तो नृजाति शब्द को आप सबसे पहले समझें। इसका शाब्दिक अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको याद होगा। कौन था जिसने नृजाति शब्द को बनाया था? जूलियन हक्सले, बताया था मैंने आपको, इस शब्द को बनाने वाला। मैंने आपको वहां अर्थ भी बताया था इसका। जब कोई समूह अपने आप को रूप, रंग यानी प्रजाति के आधार पर तथा सांस्कृतिक सामाजिक भिन्नताओं के आधार पर दूसरों से अलग समझे, तो उसे हम नृजाति कहते हैं। पहले इसी को प्रजाति कहा, लेकिन जब कोई प्रजाति शुद्ध नहीं बची तो माना गया कि उसमें अब कई सारे अंतर आ गए, लेकिन फिर भी अपने आप को विशिष्ट मानते हैं। तो कोई भी समूह, लोगों का समूह जो अपने आप को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रजातीय रूप से भी क्या माने, दूसरों से भिन्न, अलग, विशिष्ट माने, तो हम कहेंगे कि वो अपने आप को नृजाति मानता है। तो इसका एक स्वरूप है प्रजाति, इसी का एक स्वरूप होती है। जाति भी इसका एक स्वरूप है। ये तो शाब्दिक अर्थ। समाजशास्त्र में नवीन विचार के रूप में क्या है? तो यहां से एक शब्द देखा था, जो लोग अपने आप को दूसरों से भिन्न और विशिष्ट मानते हैं। यहां से आप उठा सकते हैं साइड में, जो अपने आप को दूसरों के जैसा नहीं मानता, दूसरों का मतलब अन्य जैसा नहीं मानता।
तो सपोज करिए एक समाज में या समुदाय में 100 लोग हैं, 90 एक है, एक जैसे हैं, और 10 एक जैसे। ठीक है, तो जब इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, भारतीय क्रिकेट टीम मान लेता है 11 लोग खेलते हैं, 15 या 16 लोग जाते हैं खेलने के लिए, हम कहते हैं कि पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व है ये। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है इस बात। सैद्धांतिक तौर पर तो क्या है, सबका प्रतिनिधित्व हो गया, यानी 11 लोग पूरी दुनिया के सामने भारत का सच दिखाएंगे, जिनका चयन ईमानदारी से प्रतियोगिता कंपटीशन के आधार पर बेस्ट चुनकर किया गया। तो बेस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि क्या हो, पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहना इम्पॉसिबल। एक समय ऐसा था कि भारत में अधिकांश क्रिकेट प्लेयर 11 में 16 में आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के होते थे। एक दो बच गए तो यूपी से आ गए, एक दो बच गए तो साउथ से आ गए, एक दो बच गए तो पंजाब से आ गए। 50% से ज्यादा मराठी डोमिनेंस दिखाई देता है क्रिकेट, और उसकी जानबूझ के नहीं था, वो कल्चर ही वही थी, है ना। 83 में भी कपिल देव जीते तो हरियाणा पंजाब बेल्ट से आ रहे हैं, बिशन सिंह बेदी के बाद उसी अमरनाथ, महेंद्र अमरनाथ, जो कि अमरनाथ की परंपरा के बाद बिशन सिंह बेदी के बाद कपिल देव आ गए। लेकिन कपिल देव एक आम भारतीय को रिप्रेजेंट करता था, और जब वो जीता तो फिर हमारे पिता ने क्रिकेट की मीनिंग समझी, हमारे बड़े भाई ने क्रिकेट का मीनिंग समझा, क्रिकेट कोई चीज, इसे हमें देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्राउड महसूस हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं देश से अपने लिए। लेकिन वो पीढ़ी चूंकि इतने जालों में फंसी थी कि क्या नहीं कर पाई, क्रिकेट को कैरियर नहीं बना पाई। लेकिन उनकी अगली पीढ़ी यानी हमारी पीढ़ी ने इस बात को कंसीव कर लिया, समझ लिया कि क्रिकेट कैसे खेलना है, कैसे जीतना है। तो सौरव गांगुली एक पीढ़ी आई जो हमारी पीढ़ी का है, उसने भारत की टीम को जीतना सिखाया, जीत की आदत डलाई, इंस्टिंक्ट डाली। उससे पहले भारतीय टीम 10 रनों से हार जाती थी हर मैच, फाइनल को गिरते पड़ते पहुंचती थी। तो खेल भी एक संस्कृति है ना, जो धीमे धीमे ही पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होगी। और आज भारत क्या है, कम से कम क्रिकेट में तो सुपर पावर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो 3 पीढ़ियां लग गई उस चीज को कॉन्क्रीट होते समय। पॉइंट ये है यहाँ पर, क्रिकेट मजबूत हुआ कि नहीं, ये हमारा पॉइंट नहीं था यहाँ पर। हमारा पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक समय आधे से ज्यादा प्लेयर एक पर्टिकुलर क्षेत्र से आ रहे थे, तब भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था, है? आज धोनी झारखंड से हैं, विराट कोहली दिल्ली से हैं, तब भी आप ये नहीं कह सकते, बेस्ट टीम जरूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूर्ण भारत का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबका सत्य है बताया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो मेरा भी सत्य हो, अगर मुझे लगता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। तो फिर सामाजिक सत्य क्या है, सीधी सी बात है भाई, ये संपूर्णता को दिखा रहा है लेकिन सत्यता को नहीं दिखाता है। हर आदमी इससे सहमति व्यक्त नहीं करेगा, कोई ना कोई तो कह देगा कि भैया इस क्रिकेट टीम में मेरे यहाँ का कोई प्लेयर, मेरे राज्य का कोई प्लेयर नहीं, मेरी भाषा, मेरी धर्म, मेरी संस्कृति का कोई प्लेयर नहीं कह सकता है, क्योंकि भारत विविधता वाला देश, कोई भी कह देगा इस बात। इसका मतलब समाजशास्त्री ये मानते हैं, या ये विचार दर्शन ये मानता है कि समाज यानी प्रकारवाद में जो कहा गया कि संरचना जो कहती है वो सब ठीक कहती है और वही आदर्श है, संरचना को देखकर मान लीजिए कि बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये संभव नहीं है। आंतरिक हिस्से हो सकता है कि प्रॉपर फंक्शन ना करे, तब हम लोग भारतीय लोग डायलॉग मारते हैं, कल तक तो ठीक था, अचानक क्या हो गया। तो हमारे लिए ठीक की परिभाषा उसका बाहरी रूप, रंग, ढांचा बात करना है, अंदर बॉडी कैसे चेंजेस ला रही है उस पर बात नहीं करते। यानी लोक विधि विज्ञान सत्य के लिए लोक के पास जाना पसंद करता है, ना कि बंधे बधाए टॉप के पास। ठीक, यानी किसी भी समाज में सत्य वो होता है जो उस समाज का एलीट बोलता है। उदाहरण मैंने आपको पहले भी दी, प्राचीन काल में मौर्यों में आप केवल चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी संतानों को पढ़ते हैं, आम आदमी तो गायब है। यानी जो उसने बनाया वही आज हम मान लेते हैं कि उस समय का सत्य था, कुछ और पढ़ते हैं इसके अलावा नहीं पढ़ते।
तो शीर्ष टॉप कैसा होता है? नैरो होता है, छोटा होता है। और हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको सत्य मानकर उस पूरे समाज की व्याख्या कर देते हैं। लोक गायब हो जाता है उसमें से। तो सत्य शीर्ष ने बताया वो पूर्ण नहीं होता, थोपा गया है, उसमें सबकी सहमति नहीं है, क्योंकि जिसने लिखा उसका उतना समय नहीं रहा होगा, रिसोर्सेज नहीं रहे होंगे कि वो बॉटम के लोगों से बात करता है या उनके अध्ययन करता फिर बताता। मजबूरी रही उसकी। ठीक, तो उन इतिहासकारों ने जिनके बारे में उन्होंने कलेक्ट किया, उन्होंने लगा कि यही सब कुछ था। अशोक अपने इंस्क्रिप्शन लिख के रख गया तो हमें उसकी जानकारी मिल गई, लेकिन अशोक ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, एक दो का नाम लिखाया होगा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। इवन जिसने पत्थर खोदा, क्या उसका नाम है उस पत्थर पे? आज का पेंटर क्या कर देता है लास्ट में? नाम लिख देता। कुछ तो पहचान है ना उसकी बनाने में, कुछ का मतलब मूल आधार तो वही है। तो सत्य, ये लोग मानते हैं कि शीर्ष के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, या सत्य जब बताया जाता है कि ये सत्य समाज का, तो समग्र सत्य वो, इनको सत्य के लिए लोग के पास जाना पड़ता, आम आदमी से। तो आम आदमी सत्य का निर्माता, जिस समय के सत्य की बात कर रहे हैं, अगर उसमें आम आदमी आ गया है तो सत्य हो सकता है। या उस समय के सत्य को आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें तो वास्तविक सत्य वो होगा। ठीक। और आम आदमी कैसे सीखता है? जाहिर सी बात है, अंत्यक्रिया से सीखता है। फिर वही लौट के कहानी आ गई। मूल विचार का विरोधी विचार जब भी आएगा तो ठीक मार्क्स की तरह हुई, आपको उसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है। ये आपका अंतःक्रियावादी विचार। ठीक है यहाँ तक?